हाँ जी, नमस्कार। अपनी प्रश्नोत्तरी में एक टॉपिक दुर्ग का स्थापत्य कला में अपन कर चुके हैं। आज प्रश्नोत्तरी की इसी कड़ी में हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे राजस्थान में, जो प्रथा और रीति रिवाज का है। यानी राजस्थान की जो प्रथाएं और रीति रिवाज हैं उसका दूसरा टॉपिक का टेस्ट यानी प्रश्न आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। आशा है कि आपने हमारे पहले टेस्ट को ज़्यादा पसंद किया होगा और अब आप हमारे संस्थान से जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से विवेकानंद कंपटीशन सेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है आज का वो है, सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जाति में था? सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जाति में था? तो आपके ऑप्शन हैं राजपूत, ब्राह्मण, जाट या फिर गुज्जर जाति। तो सती प्रथा का जो सर्वाधिक प्रचलन था वो था राजपूत जाति में। सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जाति में था? तो वो है राजपूत जाति। और इस राजपूत जाति को ही क्षेत्रीय, क्योंकि बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा करते थे, इस वजह से इन्हें क्षेत्रीय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? कि राजस्थान का कौन सा अभिलेख है जो सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है एरण अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, गटियाला शिलालेख और बड़ली लेख। तो राजस्थान में सती प्रथा का जो सबसे पहले उल्लेख करने वाला अभिलेख है वो है गटियाला। क्योंकि सती प्रथा एक अच्छी प्रथा नहीं है, बुरी प्रथा है, और बुरी यानी घटिया प्रथा है। तो इसका सबसे पहले उल्लेख जिस शिलालेख में मिलता है वो है गटियाला शिलालेख। और गटियाला शिलालेख जिस जिले से प्राप्त हुआ है उसका नाम है जोधपुर। इस गटियाला शिलालेख के अनुसार राजस्थान की जो पहली सती मानी जाती हैं वो हैं एक सेनापति जिनका नाम था राणुका, और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था संपत या फिर संपल देवी। राजस्थान की जो पहली सती है वो है संपत या फिर संपल देवी। कौन से शिलालेख के अनुसार? तो वो है गटियाला शिलालेख। बात करें एरण अभिलेख की, तो जो एरण अभिलेख है वो जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वो है मध्य प्रदेश, और ये भारत में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख करता है। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था भानुगुप्त, उनका एक सेनापति जिसका नाम है गोपराज। इसके अनुसार भारत की जो पहली सती मानी जाती है वो गोपराज की पत्नी है। राजस्थान में जो सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख करता है उस शिलालेख का नाम है गटियाला शिलालेख। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जो अंतिम सती है रूप कंवर, उसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर का संबंध आपके ऑप्शन है चूरू, जालोर, जोधपुर और सीकर। तो अंतिम सती का संबंध जिस जिले से है वो है सीकर जिला। सीकर के एक गांव जिसका नाम है देवराला, और देवराला में रूप कंवर अपने पति जिनका नाम था माल सिंह शेखावत, अंतिम सती का संबंध सीकर के देवराला से है। माल सिंह शेखावत की पत्नी है और जिनका नाम है रूप कंवर। सती निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? राजस्थान में जो सती निवारण अधिनियम बनाया गया वो कब लागू हुआ? तो जो अंतिम सती की घटना राजस्थान में हुई थी वो हुई थी कब? 1987 में। राजस्थान में सती प्रथा की जो अंतिम घटना हुई वो 1987 में घटित हुई थी। अब जो सती निवारण अधिनियम बना उसके ऑप्शन है 1929, 1829, 1988 और 1930। जो सती निवारण अधिनियम बनाया गया वो बनाया गया था 1987 में, और ये अधिनियम लागू हुआ था कब? 1988 में। राजस्थान में या फिर सती निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उसका जवाब है 1988। अगला अपना क्वेश्चन है
कि सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास करने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत का प्रथम शासक जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए, वो जो शासक है उसके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अकबर, सवाई जयसिंह। तो इस प्रथा पर रोक लगाने के सबसे पहले प्रयास जिसने किए थे वो शासक था मोहम्मद तुगलक। आपका ऑप्शन बी सही है। इस मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे वो शासक था कौन? सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा कब अवैध घोषित हुई थी? यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1929, 1928, 1829, 1832। तो सती प्रथा अवैध घोषित हुई थी 1829 में। और सती प्रथा जिसके प्रयासों से राजा राम मोहन राय के समय के प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल जिनका नाम है विलियम बेंटिक के समय प्रथा अवैध घोषित की गई थी। और उस समय नियम यानी जो कानून बना वो 1829 में बना और इसके तहत राजस्थान में सबसे पहले रोक 1829 के अधिनियम के तहत ये लगाई गई थी 1830 में। जिस जिले ने लगाई थी वो है अलवर। सती प्रथा जब अवैध घोषित हुई उस नियम के तहत राजस्थान में सबसे पहले रोक जिस जिले के द्वारा लगाई गई थी वो अलवर जिला है, उसने लगाई थी 1830 में। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था कब? 1829 में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को कौन से नियम में अवैध घोषित किया गया? रीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि किस नियम में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। ऑप्शन ए 17, बी में 15, सी में 19 और डी में 20। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है 17, क्योंकि सती प्रथा के लिए नियम 17 बनाया गया था, उसके तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। सती होने वाली स्त्री के जो उपदेश होते हैं उन उपदेशों को क्या कहा जाता है? एक है ए में है अनख या जिसे अणख भी कह सकते हैं, दूसरा है अनुमरण, तीसरा है संवाद और चौथा है आसती। तो जो सती होने वाली स्त्री थी उसके जो उपदेश होते थे उन्हें कहा जाता था अणख या फिर उन्हें ही कणक। सती होने वाली स्त्री के उपदेशों को अणख या फिर कणक कहा जाता था। अनुमरण, अनु का मतलब होता है पीछा करना या किसी का अनुसरण करना। तो अनुमरण प्रथा यानी सती प्रथा में ही थी। अनुमरण प्रथा में क्या होता था कि पति की किसी निशानी के साथ सती होना, पति की किसी निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? ये अनुमरण कहलाता है। फिर है आसती। आसती का मतलब होता है कि कुंवारी सती। बिना पति के सती होना। राजस्थान की जो एकमात्र लोक देवी है जिसे घेवर माता, जिनका मंदिर राजसमंद में है, उन्हें कुंवारी सती माना जाता है और कुंवारी सती को आसती कहा जाता है। कुंवारी सती का मंदिर राजस्थान के जिस जिले में स्थित है वो है राजसमंद। फिर कन्यावध पर रोक कब लगाई गई थी? कन्यावध पर सबसे पहले रोक कब लगाई गई थी? 1834, 1843, 1853 और 1856। तो इसका जो जवाब है वो है 1834। जिस रियासत ने लगाई थी वो है कोटा। कन्यावध पर सबसे पहले रोक 1834 में लगाई गई थी। जिस राज्य, रियासत या जिले के द्वारा लगाई गई वो है कोटा। 1853 में डाकण प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? तो इसके जो ऑप्शन है चित्तौड़, पाली, उदयपुर और जालोर। तो डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाला जो जिला है वो है उदयपुर। कब लगाई गई थी? 1853 में। डाकण प्रथा का मतलब होता है कि जो आदिवासी लोग हैं इनमें मान्यता है कि यदि कोई स्त्री बिना किसी यानी उसका कोई स्थायी आवास नहीं है, वो गांव में घूम रही है, तो वो लोग उसे एक पेड़ के बांध देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। इस मारपीट में यदि वो जीवित रह जाती है तो उसमें डाकण नहीं है और यदि वो मर जाती है तो उसमें डाकण है। अब बूढ़ी लोगैन पूरा दिन छत है
तो मरनो तो है ही। ये आदिवासी संभाग उदयपुर की प्रथा है, तो रोक भी कहाँ लगेगी? उदयपुर में। कब लगी थी? 1853 में। और उदयपुर के जिस स्थान पर लगाई गई वो है खैरवाड़ा। 1853 में उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगी। कहाँ लगी थी? खैरवाड़ा नामक स्थान पर लगी थी। इस समय यहाँ के जो शासक थे मेवाड़ के, उनका नाम है स्वरूप सिंह, और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेसी ब्रुक। इस प्रथा को, डाकन प्रथा को, जेसी ब्रुक के प्रयासों से स्वरूप सिंह के समय खैरवाड़ा नामक स्थान पर उदयपुर में 1853 में अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इस पर रोक लगा दी गई। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यापार पर एक कर लिया जाता था राजस्थान में, जिस कर का नाम था चौथान, और ये कौन से जिले में लिया जाता था? ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। तो मानव व्यापार पर चौथान नामक कर जिस जिले में लिया जाता था उस जिले का नाम है कोटा। मानव व्यापार पर एक कर लिया जाता जिसे चौथान कहा जाता है, और चौथान नामक कर जिस जिले में लिया जाता था उस जिले का नाम है कोटा। राजस्थान का प्रथम राज्य जिसने 1847 में एक लिखित आदेश जारी करके मानव व्यापार पर रोक लगाई, कि मानव व्यापार पर जो रोक लगी थी वो 1831 में लगी थी, लेकिन एक राज्य या एक जिला ऐसा है जिसने एक लिखित आदेश जारी करके मानव व्यापार पर रोक लगाई, और वो जिला कौन सा है? ऑप्शन में है दौसा, झुंझुनू, सीकर और जयपुर। तो मानव व्यापार पर लिखित आदेश जारी करके जिस राज्य ने या जिस जिले ने सबसे पहले रोक लगाई उसका नाम है जयपुर। कब लगाई थी? 1847 में। अगला क्वेश्चन, 1844 में समाधि प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? समाधि प्रथा यानी जो धार्मिक गुरु थे और उनके द्वारा जीवित ही या तो जल में या फिर मिट्टी में खड्डा खोदकर समाधि यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती, इसे कहा जाता है समाधि प्रथा। और इस प्रथा पर रोक लगाने वाले जो जिले के ऑप्शन हैं वो है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो इसमें हमारा जवाब होगा जयपुर। समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक कब लगी थी? 1844 में। कौन से जिले ने लगाई थी? जयपुर में। और उस समय शासक था सवाई राम सिंह। अल्पवयस्क होने के कारण जयपुर का प्रशासक था जॉन लुडलो, यानी लुडलो के प्रयासों से सवाई राम सिंह के समय 1844 में जयपुर में रोक लगाई गई। किस पर? समाधि प्रथा पर। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह के विरुद्ध शारदा एक्ट कानून कब बना था? शारदा एक्ट जो कानून है वो बाल विवाह निरोधक कानून के रूप में जाना जाता है, और ये कब बना था? 1829, 1929, 1935 और 1940। तो ये जो शारदा एक्ट बनाया गया था ये बनाया गया था कब? 1929 में। शारदा एक्ट अजमेर के एक व्यक्ति जिनका नाम है हरविलास शारदा। शारदा एक्ट किसके प्रयासों से बना था? हरविलास शारदा के प्रयासों से। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, और ये शारदा एक्ट कब बना था? 1929 में। अगला क्वेश्चन है, 1885 में बाल विवाह पर रोक लगाने के, राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाने के जो प्रयास किए गए थे वो 1885 में किए गए थे, और वो सर्वप्रथम कहाँ किए गए? ऑप्शन है जोधपुर, नागौर, डूंगरपुर और झालावाड़। तो इसका जो सही जवाब है वो 1885 में बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास जो सबसे पहले किए गए वो जोधपुर में किए गए थे। जिस शासक के समय हुए उसका नाम है जसवंत सिंह। उनका एक प्रधानमंत्री जिनका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के द्वारा 1885 में जोधपुर में सर्वप्रथम बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाने के प्रयास किए गए थे। अनमेल और बाल विवाह, बाल विवाह से मतलब है जो कानूनी आयु है उससे कम उम्र में विवाह करना, जो वर्तमान में
निर्धारित की गई है, उस आयु से कम आयु में जो विवाह किया जाता है उसे बाल विवाह कहा जाता है। मतलब कि यदि उस आयु से कम आयु में आप विवाह करते हो तो सरकार आपका विवाह नहीं होने देगी, और बी आयु ज्यादा यदि करा तो गांव को नहीं होने देगी, तो बूढ़ो होगो। इस पर रोक, बाल विवाह, अनमेल व बाल विवाह पर जो सबसे पहले रोक लगी थी वो लगी थी 10 दिसंबर 1903 को। और इसमें पूछा गया है कि कहाँ लगी थी। ऑप्शन है झुंझुनू, दौसा, जयपुर और अलवर। तो अनमेल और बाल विवाह पर जो सबसे पहले रोक लगाई गई वो जिस जिले में लगाई गई वो कौन सा है? अलवर है। वर्तमान में लड़का और लड़की के विवाह की जो आयु है वो कितने वर्ष है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। तो वर्तमान में जो आयु है दोनों के वो कितनी है? 21 वर्ष। अभी दिसंबर 2022 21 दिसंबर 2021 में लड़की के विवाह की जो आयु थी वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। उससे पहले जो विवाह की आयु थी वो लड़का और लड़की दोनों के विवाह की आयु थी, लड़के के विवाह की आयु थी 21 वर्ष और लड़की के विवाह की आयु थी 18 वर्ष। ये जो आयु तय की गई ये 1978 में तय हुई थी। इससे पहले एक बाल विवाह के विरुद्ध जो कानून बना है यानी शारदा एक्ट जो 1929 में बना, 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। उसमें जो विवाह की आयु हुई, शारदा एक्ट में जो विवाह की आयु लड़का 16 और लड़की के जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष। वर्तमान में जो दोनों के विवाह की आयु है वो 21 वर्ष है। दिसंबर 2021 में लड़की के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, और इसमें आयु ये 21 कर दी गई है। तो लड़कों का कहना है कि आयु चाहे कितनी भी कर दो लेकिन गारंटी भी दो विवाह की। अगला है बाल विवाह कानून कब लागू हुआ था? बाल विवाह कानून जो बना था कब? 1929 में, और संपूर्ण भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। अब ऑप्शन है 2008, 2010, 2012 और 2006। तो 1929 और 1930 तो ऑप्शन में नहीं है। तो शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया था कब? 2006 में, और एक नया कानून लगा दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2006। राजपुताने का प्रथम शासक जिसने विधवा विवाह को समर्थन दिया था, कि राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम विधवा विवाह को समर्थन दिया? ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, मानसिंह प्रथम, और अकबर। तो इसमें जो सही जवाब है वो है सवाई जयसिंह, यानी जयसिंह सेकंड। राजपुताने का प्रथम शासक था जिसने विधवा विवाह के लिए नियम बनाए और सती प्रथा का विरोध किया था, वो शासक है सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1926 में विधवा विवाह के लिए नियम बनाए, राजपुताने की कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले विधवा विवाह के लिए नियम बनाए? ऑप्शन है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। जो इसका सही जवाब है वो है डी। सबसे पहले राजपुताने में भरतपुर रियासत में विधवा विवाह के लिए नियम बनाए गए थे। जो विधवा विवाह कानून लागू हुआ था वो हुआ था कब? 1856 में, जिसके प्रयासों से हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जिनके समय हुआ लॉर्ड डलहौजी। विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से और लॉर्ड डलहौजी के समय ये लागू हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में जो सबसे पहले नियम बनाए गए थे वो बनाए गए थे कब? वो बने थे 1926 में, और जिस जिले में बनाए गए उस जिले का नाम है भरतपुर। चारण व भाट जाति द्वारा खुशी के अवसर पर अपने मन इच्छित उपहार मांगने की प्रथा को मारवाड़ क्षेत्र में
क्या कहा जाता है? जो प्रथा है उसके ऑप्शन है त्याग, फारगति, रीत और इकताई। तो इसका जो सही जवाब है वो है त्याग प्रथा। यानी त्याग प्रथा का मतलब है मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्र में चारण और भाट जाति जो साहित्य लेखन का कार्य करती थी, उनके द्वारा खुशी के अवसर पर अपनी इच्छा के अनुसार उपहार मांगे जाते थे, और ये उपहार मांगना क्या कहलाता है? त्याग प्रथा कहलाता है। फिर इसमें है फारगति। फारगति का मतलब होता है कि जब विधवा पुनर्विवाह होता था तो विधवा स्त्री के जो घर वाले थे उनसे विवाह हेतु अनुमति लेना। फारगति का मतलब है विधवा विवाह हेतु परिवार से अनुमति, यानी जो विधवा स्त्री है उसके परिवार वाले हैं उनसे जो अनुमति ली जाती थी उसे फारगति कहा जाता था। रीत प्रथा, ये प्रथा एक विवाह की प्रथा है। जब सगाई तय हो जाती थी तो वर पक्ष द्वारा वधू के लिए उपहार भेजना। सगाई तय होने पर वर पक्ष वधू के लिए उपहार भेजता था, यानी जैसे ही सगाई तय हुई तो वर उसे कोई मोबाइल वगैरह भेज दे। ये जो प्रथा है वो रीत प्रथा है। इकताई, इसमें क्या करते हैं? वर वधू दोनों विवाह तय होने के बाद अपने वस्त्रों का माप देने के लिए दर्जी के पास जाते हैं। वर वधू द्वारा वस्त्रों का माप देना। अगला क्वेश्चन है दास प्रथा पर रोक 1832 में कहां लगी थी? यानी जो मानव व्यापार होता था जिसके तहत स्त्री और पुरुष खरीदे और बेचे जाते थे, उस मानव व्यापार में यानी जो खरीद कर लाए जाते थे उन स्त्री पुरुषों को जिस रूप में रखा जाता था वो प्रथा क्या कहलाती थी? दास प्रथा। और इस पर जो रोक लगी वो लगी थी 1832 में। कहां लगी? बूंदी, बारां, झालावाड़ और डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब है वो क्या है? बूंदी है। दास प्रथा स्त्री पुरुष को दास के रूप में रखने की जो प्रथा है उस प्रथा को कहा जाता है गोला गोली प्रथा। जो स्त्री पुरुष हैं उन्हें दास के रूप में रखा जाता था और यह प्रथा किस नाम से जानी जाती थी? गोला गोली प्रथा के नाम से। जिस स्थान पर दास निवास करते थे उस स्थान को कहा जाता था राजलोक। जहां दास निवास करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? राजलोक। और इस प्रथा पर जो सबसे पहले रोक लगी वो जिस रियासत ने लगाई वो है बूंदी। अगला क्वेश्चन है सागड़ी निवारण अधिनियम कब बना था? सागड़ी निवारण अधिनियम ये बनाया गया था 1962, 1961, 1980 और 1929। तो सागड़ी निवारण अधिनियम जब बना कब? ऑप्शन बी यानी 1961 में। और इस अधिनियम को संशोधित किया गया था 1975 में कि ब्याज पर जो पैसे, सागड़ी से मतलब है ब्याज के पैसे के बदले कार्य करना। यानी साहूकार से जब पैसे उधार लेते थे तो उस पैसे के ब्याज के बदले उस घर का एक व्यक्ति साहूकार के यहाँ कार्य करता था, और ये जो प्रथा है उसे सागड़ी प्रथा कहा जाता था। सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और इसका जो अन्य नाम है वो है बंधुआ मजदूरी। सागड़ी प्रथा को बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा, चाकर प्रथा आदि नामों से भी जाना जाता है। सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में बना जिसे 1975 में संशोधित किया गया था। दहेज कानून, दहेज प्रथा एक अभिशाप है समाज के लिए, और इसके विरुद्ध जो कानून बना वो कब बना? ऑप्शन है 2007,
2009, 1961 और 1963। तो दहेज निवारण कानून जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1961 में। और इस कानून को संशोधित किया गया था 2006 में। दहेज निवारण कानून 1961 में बना, जिसे संशोधित कब किया गया था? 2006 में किया गया था। दहेज समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिर है, उपहार में भेजी जाने वाली बालिकाओं को क्या कहा जाता था? जब राजपूत राजा अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे तो वो दहेज के रूप में बालिकाओं को साथ में भेजते थे, और ये जो दहेज में बालिकाएं भेजी जाती थी इन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है डावरिया, नाता, कुकड़ी या फिर गोला गोली। तो ये जो प्रथा थी, इस प्रथा को कहा जाता था डावरिया प्रथा। फिर है इसी में एक नाता प्रथा। नाता से मतलब होता है, सीधा सवाल तो कई बार पूछा गया है कि नाता किसका नाम है, तो नाता है रिश्तों का नाम। और इस नाता प्रथा में क्या होता है आदिवासियों में, कि जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं वो अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। कौन सी प्रथा में? नाता प्रथा में। कुकड़ी प्रथा, ये कुकड़ी प्रथा जिस समाज में है वो है सांसी। जो सांसी लोग हैं, यानी भरतपुर में जिस जनजाति का निवास स्थान है, और ये सांसी लोग जब किसी लड़की का विवाह तय करते हैं तो उस समय लड़की का चरित्र जांचने के लिए उसे अग्नि में से निकाला जाता है। यदि अग्नि से उसे नुकसान पहुंचता है, जल जाती है, तो उसका चरित्र सही नहीं है, और बच जाती है तो चरित्र सही है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? कुकड़ी की रस्म। जो कौन सी जाति में है? सांसी जनजाति में। वधू का चारित्रिक परीक्षण। सांसी जनजाति में वधू के चरित्र का जो परीक्षण होता है उसे कुकड़ी रस्म। गोला गोली अभी आपने पढ़ी है कि स्त्री पुरुष को दास के रूप में रखना क्या कहलाता है? गोला गोली कहलाता है। अगला है, चीकनी कोथली किसकी रस्म है? सगाई, शोक, युद्ध या फिर स्वागत। तो चीकनी कोथली जिसकी रस्म है वो है सगाई की रस्म। जब सगाई तय होती है तो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों एक दूसरे को उपहार देते हैं, और इस उपहार देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? इसे चीकनी कोथली कहा जाता है, यानी चीकनी कोथली सगाई की रस्म है। अगला क्वेश्चन है, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए भेजे जाने वाले जो वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जब विवाह तय होता है तो वर पक्ष वधू के लिए वस्त्र भेजता है, और इन वस्त्रों को क्या कहा जाता है? रीत, इकताई, बरी पड़ला या फिर बडुली। तो जो वरपक्ष द्वारा वस्त्र आदि भेजे जाते हैं उसे बरी पड़ला के नाम से जाना जाता है। रीत प्रथा के बारे में आपने पहले भी जानकारी ले ली है कि जो उपहार भेजे जाते हैं उसे रीत प्रथा कहा जाता है। जो एक दूसरे का माप देते हैं वर वधू वस्त्रों का, उस प्रथा को इकताई प्रथा कहा जाता है। बडुली ये एक ओढ़नी का प्रकार है। बडुली एक ओढ़नी है जो वर पक्ष द्वारा वधू के लिए भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विवाह पर आयोजित जो भोज है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जोसर, मोसर, बढ़ार और मेह। तो विवाह का जो भोज है उसे बढ़ार के भोज के नाम से जाना जाता है। बात करें जोसर की, ये एक प्रकार का मृत्यु भोज है। जोसर एक प्रकार का मृत्यु भोज है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही आयोजित कर देता है, यानी जीवन काल में जो मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है उसे जोसर कहा जाता है। मोसर का मतलब है मृत्यु के बाद। और बढ़ार का भोज विवाह के अवसर पर जो आदिवासी लोग हैं उनका एक भोज होता है मेह, या जिसे मेक या जिसे कांदिया के नाम से। आदिवासी लोग जब मृत्यु भोज करते हैं तो वो उसमें क्या करते हैं? एक तो दलिया और दूसरा बना साथ में मांस। आदिवासी लोग
जिनका मृत्यु भोज जिसमें दलिया और मांस बनाया जाता है, उस भोज को क्या कहा जाता है? उसे मेक, मेह या फिर कांदिया के नाम से। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में खुशी या फिर गम के अवसर पर जो लोग शामिल होने आते हैं उन्हें अफीम पिलाना, और ये प्रथा कौन सी प्रथा है? इसके ऑप्शन है रियाण, कीणा, कोठार और जनोटन। तो ये जो प्रथा है इस प्रथा को कहा जाता है रियाण। बात करें कीणा की, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम सामान लेने के लिए जाते थे, पुराने समय की बात करें, अपने दादा दादी के समय की, तो उस समय पैसे नहीं थे, पैसे के बदले अनाज काम में लिया जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के बदले सामान लेना, और वो जो अनाज होता था उस अनाज को किस नाम से जाना जाता था? कीणा के नाम से। अगला है कोठार। कोठार का मतलब आप सोच रहे हो वो नहीं जो विवाह पे बनाया जाता है, ये है जैसलमेर का। जैसलमेर का जो शासक होता था उसकी जो व्यक्तिगत आय होती थी उसका हिसाब किताब जो विभाग रखता था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे कोठार के नाम से जाना जाता था। कोठार मतलब है जैसलमेर शासक की आय का हिसाब। जनोटन, ये विवाह का भोज। विवाह में वर पक्ष के द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है उसे जनोटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध यानी एक क्रम से एक लाइन से बैठना क्या कहलाता है? ग्रास, ताजीम, कुरब और मिसल। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिसल। बात करें ग्रास की, ग्रास का मतलब होता है एक ऐसी भूमि का टुकड़ा जो सैन्य सेवा के बदले, क्या यानी जो लोग राजा के यहाँ उसकी सेवा करते थे उन्हें राजा एक भूमि का टुकड़ा देता जो कर मुक्त होती थी, और उस भूमि को क्या कहा जाता था? ग्रास। यानी सैन्य सेवा के बदले भूमि। ताजीम, ताजीम यानी एक प्रकार का जो सामंत हैं उन्हें सम्मान देने का तरीका था। यानी जब सामंत दरबार में आता और वापस जाता तो राजा उसे खड़ा होकर सम्मान देता था। तो ये जो सम्मान देने की क्रिया थी इसे ताजीम कहा जाता था। सामंत को राजा द्वारा सम्मान देना। फिर है कुरब। कुरब का मतलब है वही सामंत, जब सामंत दरबार में आता तो राजा खड़ा होकर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता और एक हाथ फिर अपनी छाती पर रखता। इसका मतलब आप भी ऐसा करते हो, कभी अपने दोस्त से हाथ मिलाते हो, हाथ मिलाकर फिर यहाँ लगाते हैं, इस तरफ नहीं लगाते, इस तरफ अपना हृदय है, और इसका मतलब भी यही होता था कि आपका स्थान मेरे हृदय में है। और ये जो स्वागत का प्रकार था इसे क्या कहा जाता था? कुरब। और मिसल क्या है? राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना। आज के लिए इतना ही, आगामी कक्षा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।